कोची के पोस्ट नहीं वीडियो गया है, इतना सारा वीडियो अपलोड हो गया है कहाँ रे? तुमको सीआरडी देखने से फुर्सत मिले तब तो तुमको है कितना सारा वीडियो अपलोड हो गया। शुरू हो गया, रिकॉर्ड हो गया रे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ देखो उसमें ब्रिटेन का पीएम कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। उसमें राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे, ये देख लेते हम लोग। उसमें गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर कहाँ के? बंगाल के, ध्यान रखना। गवर्नर कहाँ के? बंगाल के, क्योंकि मेन केंद्र कहाँ है? हाँ बंगाल। क्लियर। राजा है इंग्लैंड में, है ना। प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड में। क्लियर। हाँ हाँ इंग्लैंड ब्रिटेन वही है ना, ब्रिटेन में, है ना। अब देखो एक बोल बता दो तो। हाँ, तो अब देखो, हाँ अब इस ये एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तुम लोग बता चुके थे कि अकेला कंपनी था, सारा काम कर रहा था, है ना, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है? घाटा चल रहा है। बात समझे? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपने अंदर में देखो क्या क्या चल रहा है। देखा कि भ्रष्टाचार काफी जोरों से है, तो उसके लिए काफी नियम लाने पड़े। तो पहला नियम की शुरुआत जो होती है, समझ लो कि एक तरह से संविधान की शुरुआत हो रही है ना, 1773 से। बात समझे? तो अब देखो इसकी विशेषता क्या क्या हुई, कि इसमें नियम में क्या क्या बदलाव हुए, उसको बोलते हैं विशेषताएं। समझे? अब विशेषताएं में क्या क्या हुई? विशेषताएं में हुई, पहला काम क्या हुआ इसमें, तो बोला गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो पहला पॉइंट, बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझे? बना दिया गया। अब अभी लिखाए थे कि बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन, कौन रे? वारेन हेस्टिंग था ना। बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। क्लियर? दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। बताया था ना कि मोनेटर को हम बोल दिए जूनियर टीचर, है ना, या फिर सीनियर मोनेटर। बस समझे? एक जूनियर मोनेटर का पोस्ट अलग बना दिए। बस समझे? तो वही वाला कहानी सेम टू सेम हो रहा है कि बंगाल का गवर्नर अब क्या कहने लगा? गवर्नर जनरल। बात सीधी सीधी है ना। दूसरा काम क्या हुआ? अब देखो, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 व्यक्ति को नियुक्त किया गया। मतलब बोल सकते हो कि उसके इंटरनल में सचिव, है ना, 4 सदस्यीय टीम बोला जाता है उसको। तो किसकी सहायता करेगा? गवर्नर जनरल की सहायता करेगा। और दूसरा पॉइंट लिखो, इसकी सहायता के लिए 4, किसकी सहायता के लिए? अरे गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। हाँ तो वारेन हेस्टिंग तो है ही है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय, है ना, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्लियर? किसकी सहायता के लिए? तो 4 गो व्यक्ति का नियुक्त किया गया वारेन हेस्टिंग की सहायता के लिए। क्लियर हो गए? तीसरा काम क्या किया गया? तो अब देखो तीसरा काम किया गया, बंगाल के अधीन महाराष्ट्र, सॉरी बंबई, महाराष्ट्र नहीं, उसमें बंबई प्रेसिडेंसी था। बंबई एवं मद्रास अधीन हो गए। बंगाल के अधीन बंबई एवं मद्रास हो गए। ये पॉइंट को बढ़िया समझ लो। पहले जो था ना, देखो हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसी है अंग्रेजों के। कितनी? 3। और तीनों का अलग अलग गवर्नर है। ध्यान देना, हमारे यहाँ कितनी प्रेसिडेंसी है? 3। कौन कौन सी? तो पहला है बंगाल, दूसरा है मद्रास, तीसरा है बंबई। है क्लियर? और ये तीनों का गवर्नर जो है अलग अलग है। लेकिन
बंगाल के, हाँ, बंगाल का, बम्बई का और मद्रास का गवर्नर तीनों का अलग अलग है, गवर्नर है, तीनों का कोई मेल भाव नहीं है। बंगाल वाला अपना बंगाल में रहो, मद्रास वाला अपना बंगाल में, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, ये नियम जब आया तो ये नियम में क्या क्या आ गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और बंबई और मद्रास का गवर्नर गवर्नरे रहेगा। बस समझ रही है। हाँ हाँ, बंगाल में गवर्नर जनरल होगा और इसमें क्या रहेगा, गवर्नर ही रहेगा। क्या रहेगा, गवर्नर। अब देखो, अब देखो क्या है, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर गवर्नर क्या है, तो बंबई और मद्रास के गवर्नर है। अब ये दोनों को बोला गया ना कि अब तुम दोनों इसके अंडर में काम करोगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करोगे। बात समझे, मतलब बोला गया। अब होता था क्या कि मान लो कि ये इंग्लैंड का संसद है और संसद से कोई भी नियम निकलता था तो डायरेक्ट तीनों के पास पहुंचता था। पहला पहुंचता था, है ना, कहाँ, बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। अब चेंज हो गया यही कहानी। अब चेंज क्या हुआ, तो अब जब कोई भी संसद से नियम निकलेगा वो पहुंचेगा कहाँ, तो बंगाल के पास पहुंचेगा और बंगाल से कहाँ पहुंचेगा, फिर मद्रास और बॉम्बे के पास पहुंचेगा। बस समझे, समझे, मतलब बीच में एक व्यक्ति और खड़ा हो गया। नहीं समझे, नहीं समझ में आया, फिर से देख लो। हम समझ रहे हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आया, फिर से देख लो। ये कहाँ है, ब्रिटेन। कहाँ है, ब्रिटेन में है ना। तो ब्रिटेन में कोई भी नियम बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का अधिपत्य है तो नियम कहाँ बनाएगा, अपने यहाँ। और ब्रिटेन में कोई भी नियम बन रहा है, उस नियम को जब हमारे भारत में ला रहा है तो भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी है। कौन कौन सी, तो बंगाल, बंबई और मद्रास, तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी है। तीनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तीनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहे हैं। बात समझे, तो वहां से जब नियम आ रहा है तो डायरेक्ट इस तीनों के पास आ रहा है, क्योंकि तीनों गवर्नर अलग है। बात समझे, और तीनों का नियम भी डायरेक्ट पहुंच रहा है। समझ आई। अब चेंज हो गया, जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब लागू हुआ तो यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को एक पोस्ट ऊपर कर दिया गया। नहीं समझे, बोले मोनेटर को हम बोले सुपर मोनेटर, हाँ बोले कि सुपर मोनेटर हो गए तुम, है ना। और सुपर मोनेटर अभी बोले कि तुम मोनेटर अभी हो। तो जब इंग्लैंड से कोई नियम बन के आएगा तो कहाँ आएगा, सुपर मोनेटर के पास, है ना। और सुपर मोनेटर कहाँ भेजेगा, ये दोनों मोनेटर के पास। बात समझे, हाँ, ये भेजेगा ये दोनों के पास। हाँ, बंगाल ना सुपर मीटर बना, बंगाली ने बना। बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, गवर्नर जनरल। समझ में आ गया, बंगाल का गवर्नर हो गया गवर्नर जनरल, ये दोनों गवर्नर है अभी। हाँ हाँ, अब इसकी सहायता के 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना ना तो उसके सहायता के लिए एक टीम बनाई गई, परिषद बोलते हैं उसको, समझे। उसमें 4 लोग को नियुक्त किया गया, है ना। हाँ, बस समझे, क्लियर हो गया। चलो लिख लो एक पॉइंट कि बंगाल के अधीन बंबई एवं मद्रास हो गए। क्लियर है, समझ में, हाँ लिख लिए। चलो अगला पॉइंट। अब ये क्या हुआ कि अब एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय बन रहा है। तो बोलिएगा सर उच्चतम न्यायालय तो पूरे देश के लिए बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट है तो नहीं। ये हमारे यहाँ सिर्फ अंग्रेजों की 3 ही प्रेसिडेंसी है। कितनी प्रेसिडेंसी है, 3। तो ये 3 ही के लिए बनेगा, ध्यान रखना। बस समझ रही है। हाँ, बंगाल में उच्चतम न्यायालय, और इसके अंदर में कौन कौन आ रहे थे, तो ऐसा नहीं था। अब उच्चतम न्यायालय पूछो सर, बंगाल में पहला उच्चतम न्यायालय बना तो ये तीनों प्रेसिडेंसी को कवर करता होगा, नहीं, यहाँ का अपना अपना रूल था, रूल अपना चला रहा था। जब बंगाल वाला बना ना वो बाद में फिर कन्वर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, भारत वाला में, तब पूरा भारत का हो जाएगा वो। देखो इधर देख लो, पहले लिखो, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। बंगाल में 1774 में, देखो एक क्वेश्चन पूछेगा रे कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है। इधर देख, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट, तो एक्ट में आ जाएगा 1773। कब हुई है, 1774। क्लियर है, एक्ट पूछ दे कि किस एक्ट के तहत। हाँ,
क्लियर। हाँ, स्थापना 1774। बस में ही क्लियर हो गए। आगे आगे वैसे पढ़ाएंगे कि किस अधिनियम के तहत ये काम हुआ, कब हुआ, तो दोनों डेट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अधिनियम में बहुत सारे काम होते हैं। बस समझे हैं? अरे पूछेगा किस एक्ट के तहत, अरे लिखल कुछ है ऊपर भी तो देखो, कुछ लिखल है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। स्थापना कब हुआ? 1774 में। क्लियर। हाँ, अगर यही 1775 में होता तो दूसरा गैप हो जाता। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट बना तो ये तीनों प्रेसिडेंसी के लिए था, तो नहीं, ये सिर्फ बंगाल के लिए था। हाँ, ये सिर्फ बंगाल के लिए था, ध्यान रखना। अब बंगाल के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं तो तुम लोग बता चुके हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, है ना। झारखंड तो बिहार में था, उसको तो अभी काउंटर करेंगे नहीं। बस में तो इसके अंतर्गत में कौन कौन था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसके अंतर्गत था, इसके अंतर्गत था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट बना तो हमें जज भी तो आए होंगे, जज का नाम बताओ हैं। तो टोटल 4 जज आए थे। कितने जज? 4। अरे भाई कहाँ हो तुम हैं? गजन बिघा से थोड़ा सा दूरी पर तुम्हारा कोर्ट है, कोर्ट में घूमो। एक मुख्य जज होते हैं, बहुत सारे अन्य जजों में आते हैं। बात समझे हैं? नहीं रे, जज है, जज ही है, जज है वो, जो सुनाते हैं। नहीं जी, बहुत सारे होते हैं जज। अरे जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, तो जज का काम क्या है? जज बहुत सारे होते हैं। एक होते हैं मुख्य जज, जैसे हाई कोर्ट का मुख्य जज, नहीं मेन जज। मेन जज मतलब होता है सीनियर। हाँ, जैसे वो बुढ़वा नहीं सब, हाँ हाँ, तो वो है मेन जज। बात समझे? उनके अंडर में भी बहुत सारे जज हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात समझे? हाई कोर्ट में बहुत सारे जज हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज की संख्या है 34। कितना? 34। 33 गो अन्य जज और एक मुख्य जज, प्लस कितना हो गया? 34। बात समझे? है। हाँ, मान लो कि जब कोई मामला ऐसा फंसता है तो बोलते हैं कि 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को दिया। जैसे मामला फंसा था लास्ट टाइम है, जैसे लास्ट टाइम हमारा जो मामला फंसा था अथी वाला, राम मंदिर वाला, तो राम मंदिर में 5 जजों के बेंच, बेंच मतलब समझ लेना कि वो टीम है, बेंच बोलते हैं समूह को, है ना। कि 5 जजों की बेंच ने उस फैसले को दिया। क्यों? तो बोला जाएगा कि वो फैसला संगीन था। संगीन मतलब दंगे हो सकते थे, है ना, काफी चीजें हो सकती थी, तो उसके लिए 5 लोग बैठे। उसमें भी एक मुस्लिम जज को बैठाया गया था। बस समझे? उसमें भी एक मुस्लिम जज को बैठाया गया था। वो फैसला आया था 4-1 से, मतलब 4 जज राम मंदिर के पक्ष में थे, एक विपक्ष में थे, है ना। तो अब जैसे वोटिंग हुआ 4 जज में, बोले पक्ष में, तो हाँ पक्ष में। अब 3 दूसरे होता तो तब भी होता, लेकिन अगर 3 चल जाता तो मुस्लिम वाले पक्ष में, तो फिर राम मंदिर नहीं बन पाता। बस माई ऐसे होता है। तो जो संगीन मामले होते हैं ना, मतलब नेशनल लेवल के खतरनाक मामले, जिससे कुछ भी हो सकता है देश में, तो वैसे में अकेले जज को नहीं देते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच ऐसे बनता है। मतलब हमेशा ऑड नंबर में होगा, ये भी ध्यान रखना। बेंच जो भी होगा ना, वो ऑड नंबर में होता है। 3, 5, बहुत ज़्यादा मामला हुआ तो 7, है ना। मैक्सिमम 5 ही होता है, अभी तक सब 5 ही चला है, क्योंकि 7 में फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है ना। बात समझे? तो हमारे यहाँ कितने जज हैं? 34 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में बहुत सारे हैं। यहाँ भी जाओगे ना तुम, हिलसा वाले कोर्ट में अंदर घुसना, तो एक लाइन में ऐसे जाना, है ना। तो इधर भी जज है, घुसने देगा नहीं, कैसे घुसने देगा। अब तुम मेन वाला मत जाना, जहाँ पर मेन जज बैठते हैं, उनका चैम्बर अलग है, उनका पूरा बिल्डिंग ही अलग है। मेन वाला का जो है ना, पूरा बिल्डिंग ही अलग है, अन्य वाला का एक बिल्डिंग ही अलग है। बात समझे? तो अन्य वाला में भी जाओगे ना तो बड़ा बड़ा हॉल मिलेगा तुमको, इधर भी हॉल, इधर भी हॉल। यहाँ भी सुनवाई हो रही है, यहाँ भी सुनवाई हो रही है। कैसे सीआईडी तुम देखते हो रे? उसमें जज नहीं मिलता है। चलो देखो अब देखो इसमें जज कौन आए? तो मुख्य जज के रूप में जो काम कर रहे थे
उनका नाम था एलिजा इम्पे। कौन? एलिजा इम्पे हैं। और अन्य जज में 3 जज और आए, उनका नाम था चैम्बर, अन्य जज में है ही चैम्बर्स, लैमिस्टर, चैम्बर, लैमिस्टर और एक और है, उनका नाम है हाइड। चैम्बर, लैमिस्टर और हाइड। देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा जज बंगाल के सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ना? हाँ, तो 3 को तो है ही है, 4 को जो अगला नाम होगा वो नहीं होंगे। क्लियर? लिखो। अब देखो कंपनी का क्या हुआ। अब देखो कंपनी को कंपनी ने क्या किया कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। बात समझे? अब देखो जैसे कि बोला गया ना कि तुम अगर हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो तो तुम अलगे से दुकान नहीं खोल सकते हो। बात समझे? हैं? जैसे बोला गया ना टीचर लोग को, सरकारी टीचर को, कि आप अगर हमारे यहाँ शिक्षक हैं तो आप अलगे से कोचिंग नहीं खोल सकते हैं। अगर कोचिंग में पकड़ा गए, अभी है ना नियम है, बिहार में शिक्षकों का नियम है कि अगर कोचिंग पढ़ाते हुए आप पकड़ा गए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बात समझे? यहाँ पर भी यही काम हुआ। डॉक्टर तो चलाता है। अरे चलाता है छुप के ना। हाँ, डॉक्टर तुम्हारा छुप के चलाता है, या तो फिर जब चला सकते हैं, लेकिन आप पूरा जॉब जहां तक आपको क्या बोलता है आपको टाइम देना है तो आप सरकारी में टाइम देंगे, उसके बाद आप कुछ कीजिए। बात समझे? लेकिन सरकारी शिक्षकों का ये नियम खत्म कर दिया है, बोला कि आप आराम कीजिए जाकर के। सरकारी स्टाफ नहीं पढ़ा सकता कोचिंग? नहीं, ये जब के पाठक थे हमारे, हाँ, और नियम बन गया है, शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव है, सब खत्म हो गया। उपराष्ट्रपति अभी सीपी राधाकृष्णन। हाँ सीपी राधाकृष्णन चेंज हो गए, जो हट गए। हाँ हाँ, अब देखो क्या कहा गया। अगला पॉइंट क्लियर हो गए। अब एक काम और हुआ, नेक्स्ट काम ये हुआ कि देखो इधर देखो, नेक्स्ट काम क्या हुआ कि नेक्स्ट काम जितना भी व्यापार पर प्रतिबंध है क्या? राजस्व एवं सैन्य मामले की जानकारी देना। देखो इधर कौन सी पूछ रहे थे, बोलो। निजी व्यापार पर प्रतिबंध। अरे जब हम नौकरी कर रहे हैं ना किसी के यहाँ तो हमको अलग दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बस में गई। हाँ, इसी को बोलते हैं निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। हो क्या रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, समझ लो, लोग नौकरी भी कर रहे थे उसके अंडर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, और अलग दुकान भी खोल लेते थे और वहीं से सामानमा ला करके और वही सामानमा को वो दुगने दाम में बेच रहे थे। तो इससे क्या हो रही थी कि कंपनी को घाटा हो रहा था। बात समझे? क्या हो रहा था? कंपनी को घाटा हो रहा था। मान लो कि हम जैसे मान लो वही कंपनी के हम सामान लेके चले, हम नौकरी करते हैं वहां से सामान हम चुरा करके या फिर कुछ भी करके हम कम दाम में, है ना, हम ले आए और वही पेन को हम यहाँ 20 रुपया में अलग दुकानदार को दे दिए। बात समझे? या फिर और भी कम ही दाम में दे दिए। जैसे कंपनी बेच रही है इस कलम को 15 रुपये में, हम वहां से चुरा करके लाए और अपना दुकान में 10 रुपये में बेच दिए। हमको पता है कि 7 रुपये इसको बनाने में लगता है। बात समझे? तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, तो प्रॉफिट कंपनी खत्म हो गया। बात समझे? तो उसी को बोलते हैं निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा देना। बस में यार, चलो आगे देखो दूसरा क्या किया। हाँ, निजी व्यापार पर प्रतिबंध। अगला क्या किया कि राजस्व एवं सैन्य मामले की जानकारी संसद को देना होगा। अब देखो हर एक साल को ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अभी तक जानकारी नहीं दे रहा था। ये 1600 ईस्वी से लेकर के 1773 तक आया था ना, तो 1600 ईस्वी से लेकर के 1773 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं से बहुत लड़ाइयां लड़ी, जीते भी हारे भी, सब काम हुआ, है ना। उसकी जानकारी आज तक ब्रिटेन में नहीं दे रहा था, जो भी कर रहा था अपने मन से कर रहा था। अब ये नियम आया तो इसमें आया कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी सैन्य मामले हैं, सैन्य मामले करने का मतलब कि आपके पास कितने सैनिक है, कितने बारूद है, कितने गोली है,
है ना, कितनी सेना है, सेना पर कितना खर्च होता है ना, आपने युद्ध किया किसी राजा से, क्यों युद्ध किया, ये सारी जानकारी कहाँ देना होगा, तो ब्रिटेन में संसद को देना होगा। कहाँ देना होगा? सर बोला जाता है कि संसद कहाँ से लिया ब्रिटेन से, हाँ। क्वेश्चन आता है। बात समझे? तो संसद में देना होगा। कहाँ पे देना होगा? संसद में। कहाँ के? ब्रिटेन के। क्लियर हो गए? क्या देना होगा? तो जितना कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना का बेचे, कितना खरीदे, सब कुछ। अभी तक नहीं दे रहा था ये, अभी तक अपने मन से कर रहा था। समझे? चलो अगला पॉइंट लिखो। हाँ, सूचना देना होगा। संसद प्लस क्राउन, क्राउन को भी देना होगा। क्राउन माने राजा या रानी, बात समझे? क्राउन माने राजा या रानी, है ना, दोनों में से किसी एक को देना होगा। रजिया सुल्तान है, बहुत फेमस है सर। हाँ, रिसेंटली हम देखे हैं कि जो मुस्लिम में सबसे पहले थी कौन है? तुम लोग बताए थे कि मुस्लिम की सबसे पहली रानी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। हाँ, अब देखो इसने क्या किया, इसमें उपहार है ना, उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उपहार और रिश्वत लेने पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। तो कितना बढ़िया काम किया, नहीं समझे? राजा लोग क्या कर रहे थे, है ना, उपहार दे दिए। जो कोई काम करवा दिया, कंपनी में कोई काम है तो करवा दिया, कंपनी में कोई चीज करवा दिया, उसके बदले में क्या मिल गया उसको? उपहार। ये सब प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, अब क्या हुआ, एक काम और हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को, इधर देख, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो गया। एकाधिकार किस किस पर? तो व्यापार पर भी और प्लस प्रशासन पर भी। अब ये देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन की तरफ से, क्राउन मतलब राजा, वहां के राजा की तरफ से बोला गया कि अगला 20 वर्ष जो है, मतलब 1773 से लेकर के 20 वर्ष जोड़ लो तो 1793 तक, है ना, 20 वर्ष। तो बोला कि अगले 20 वर्ष तक अकेला कंपनी हो तुम इंडिया में। इंडिया क्या, पूरे एशिया में। अंग्रेज रखा था सर। अंग्रेज के क्राउन कह रही है, इंग्लैंड में जो क्राउन राजा है ना, संसद है ना, वो कह रहे हैं कि तुम अगले 20 वर्ष तक 1773 से लेकर के 1793 तक, आगे फिर बाद में देखेंगे, फिलहाल 20 वर्ष का सोचो, है ना, कि अगले 20 वर्ष तक हम बोल दें कि तुम अकेला कोचिंग हो, यहाँ पर कोई हमको बोल दे अकेला कोचिंग हो, है ना, अकेले, कोई और किसी को खोलने की अनुमति हम नहीं देंगे। बात समझे? हाँ, किस किस पर? तो अकेले व्यापार करोगे और अकेले सैन्य प्रशासन भी देखोगे, दोनों। बस समझे? अकेले व्यापार भी करोगे और अकेले सैन्य प्रशासन भी देखोगे। क्लियर? चलो लिखो अगला। इसको तो पहले हाँ, अब देखो एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद उसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में बोलते हैं बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून 1773 में हुआ था ना, ये हुआ था 1781 में। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सत्रह सौ इक्यासी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखो ये आया क्यों था, तो इसे बोलते हैं बंदोबस्त कानून बोलते हैं। अब देखो कोई भी नियम शुरू बनता है, कोई भी चीज शुरू बनता है तो कुछ खामियां रह जाती है ना, कुछ त्रुटियां रह जाती है। बात समझे? उसी को सुधारने के लिए इस कानून को लाया गया था। बात समझे? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस कानून की खामियों को दूर करने के लिए या फिर किस अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। एक्ट, एक्ट माने हो गया नियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट मतलब होता है नियम, हिंदी में बोलते हैं नियम, एक्ट। हाँ,
हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्वेश्चन आएगा तुम लोग को कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम की खामियों को, त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो 1773 वाला सबसे पहला वही था, बात समझे। अब पहला वाला में देखो, कोई भी चीज पहली बार बनता है तो क्या होता है, खामियां रह जाती है ना। एडिसन ने पहला बार बल्ब बनवाया था, खामियां रह गया था, हाँ, फिर धीरे 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 सुधर चला जाता है ना। बल्ब में अभी तक सुधार आया है, नहीं आया है। बल्ब में अभी तक सुधार आया है, पहले लाल बल्ब जल रहा था, अब एलईडी जल रहा है। अब क्या पता, अब घूमने वाला बल्ब चलेगा। अब क्या पता छोटा छोटा बल्ब भी आ जाए तो अच्छा लाइट कर दे, आगे मिल सकता है हम लोग को, है ना। मोबाइल का रेवोल्यूशन समझ रहे हो, मोबाइल का रेवोल्यूशन कितना तेजी से फास्ट हो रहा है? तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पॉइंट लिखो पहले, ये जो खामियां थी क्या क्या थी लिख लो। ये 1773 की खामियों को सुधारने के लिए लाया गया था नियम। 1773 एक्ट की खामी को सुधारने के लिए लाया गया था। हाँ, 1773 के एक्ट की खामी को सुधारने के लिए लाया गया था ये नियम। अब देखो, तीन चीजें छूट गई थी जो 1773 में नहीं लिखा गया था, है ना। एक दो चीज छूट गई थी। अब देखो इधर, एक दो चीज में क्या था कि एक नियम और था। एक नियम ये था कि देखो इधर 1773 में एक चीज छूट गया था, बाकी चीजों पर तो ध्यान दिया गया, एक चीज छूट गया। छूटा क्या, तो बोला गया कि जितने भी नियम बनेंगे, ये समझे, जितने भी नियम बनेंगे उस नियम में हिंदू रीति रिवाज या फिर हिंदू धार्मिक भावनाओं को कोई भी ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेगा। हिंदू हाँ हाँ हाँ, या फिर भारतीय रीति रिवाज, ऐसा बोल सकते हो, भारतीय रीति रिवाज कोई भी ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेगा। बात समझे। यहीं पर दिक्कत होगी, आगे जब हम पढ़ेंगे 1853 का अधिनियम, वहां पर बहुत बवाल करेगा, समझे। और वो बवाल जो है 1857 में दिखेगा, बात समझे। 1853 में जो अधिनियम आएंगे, है ना, चार्टर आएगा, उसमें बहुत बवाल होगा, जमकर बवाल होगा। चार्टर में होता अधिकार, क्लियर, मतलब हिंदू पर कटाक्ष होगा, मुस्लिम पर कटाक्ष होगा, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाएगा। और देखो हमारा क्या है, हमारे यहाँ देखते हो ना, एक भी चीज विवाद होता है, धार्मिक पर विवाद सहेंगे नहीं। हमारा वाला क्या है, धार्मिक वाला सहेंगे नहीं, बाकी सब सह लेंगे। गाली देते हो, बाली देते हो, हमको देते हो, सबको देते हो, लेकिन धर्म पर नहीं सहेंगे। हाल फिलहाल में सीजे गवई पर जूता फेंका गया था, तुमने सुना था कहानी, सीजे गवई पर जूता फेंका गया है। एक स्टेटमेंट भी दे दिए थे उसके पहले, बता रहे थे ना, है? हाँ तो वही वाला है, और क्या रहेगा, अलग थोड़ी रहेगा। चलो लिखो, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, कानून बनाते समय, कानून बनाते समय आए भारतीय परंपरा एवं धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखा जाएगा। देख लो इधर, इधर देखो, जो भी है ना, कानून बनाते समय भारतीय परंपरा एवं धार्मिक रीति रिवाज को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, ताकि ये वाला विवाद ना बने। वो लोग आए थे रूल कर रहे, व्यापार करने, है ना। अगर इसमें फंसते धार्मिक मामले में तो फिर फंसते चले जाते। देखो पुर्तगाली लोग हमारे यहाँ आए, स्पेन के लोग हमारे यहाँ आए, डच लोग हमारे यहाँ आए, डच कंपनी, हाँ डेनमार्क वाला। अब देखो ये अंग्रेज भी आए। अब ये चारों में डिफरेंस बताते हैं। डच तो पहले ही खत्म हो गए, है ना। फ्रांस कुछ दिन तक टिका, है ना, अंग्रेजों से मुकाबला किया तो टिका। पुर्तगाली को खत्म होने का रीजन है, अपने आप खत्म हुए हैं पुर्तगाली, रीजन बताते हैं। क्योंकि पुर्तगाली आया ना, तो वो उसने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ व्यापार कम करें और धार्मिक मामला पर ध्यान ज़्यादा दें, बात समझे। और हमारा धार्मिक मामला ऐसा है कि कोई भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, तो धीरे धीरे पुर्तगाली जो है खत्म होना शुरू हो गए, बात समझे। अंत में वो एक जगह सिमट गए, गोवा में, क्लियर।
उसके बाद फिर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। अंग्रेज ने पुर्तगालियों से सीख लिया। बोलते हो कि इतिहास से क्या सीखते हैं? अंग्रेज ने पुर्तगालियों की गलतियों से सीखा कि पहले स्टेबल हो जाओ बढ़िया से, उसके बाद धार्मिक मामला को हम देखेंगे, लोगों को कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट भी कैसे करेंगे? जबरदस्ती नहीं, प्यार से करेंगे, है ना। बहुत लोग क्रिश्चियन बनाया, पुर्तगाली से ज्यादा क्रिश्चियन बनाए हैं अंग्रेजों ने, बात समझे। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्रिश्चियन बनाया तो वो प्यार से बना रहे, अभी तक बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलो क्लियर, लिखो इसको एक पॉइंट। हाँ सर एग्जाम है ना इसका, एमपीएस का सीसी हाँ कब से है?